महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इन गांवों की आत्मा यहाँ रहने वाले किसानों की धड़कनों में बसती है। यहाँ के किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाते हैं, ये भारत की उम्मीद पैदा करते हैं। आज हम बिहार के कैमूर जिले के भेरिया गांव में हैं। हमारे साथ एक किसान हैं, युवा किसान हैं, विशाल विक्रम सिंह जी। आज इनसे हम बात करेंगे कि ये कैसे खेती करते हैं और आज के जो किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक किस तरीके से देखते हैं और उससे निजात पाने के लिए क्या करते हैं। नमस्कार विशाल विक्रम सिंह जी, बिहार चौपाल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम बात करना चाहते हैं कि हमने देखा बैकग्राउंड में बात कर रहे थे हम लोग, आप ढेर सारे फसलों की खेती करते हैं, आधुनिक फसलों की भी खेती करते हैं। आज हम देखते हैं बिहार में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं खेती के मामले में। किसानों के पास अच्छी उपज नहीं है, पैदावार होती है लेकिन बिक्री नहीं हो पाती, मंडी नहीं है बिहार में। इसी सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमें पहले आप स्टार्टिंग से बताइए कि आपने खेती करना कैसे स्टार्ट किया, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार चौपाल और बिहार चौपाल के सभी दर्शकों का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खेती और गांव एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ गांव की बात आती है वहाँ खेती की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो गांव, खेती बाड़ी एक दूसरे के समन्वय और पूरक है। और जहाँ तक मेरी बात है तो पूर्वजों से शुरू ये पारंपरिक कृषि विरासत में हम लोगों को मिलती है। हमारी जो अगली पीढ़ी थी वो ये पारंपरिक कृषि के रूप में हमें सौंप गई, हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंप गए। यही चलता आ रहा है, सदियों से यही चलता आ रहा है। तो हमने देखा कि हमारे पिताजी के दादाजी खेती करते थे, उसके बाद हमारे बाबा खेती करते थे, हमारे बाबा के बाद हमारे पिताजी खेती करते थे, और आज हम लोग खेती करते हैं। और हम भी इसी विरासत को आगे अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देंगे। तो कृषि अगर कृषि को इस तरीके से देखा जाए कि केवल एक बिजनेस या व्यापार है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कृषि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मतलब पद्धति है जिसको मैं मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष का पालन पोषण करने का एक जरिया है। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ। ये अब और लोगों के अपने अपने विचार हैं, सबके विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है इस भारतवर्ष का पालन पोषण करने का एक जरिया है। और इसको खूबसूरत बनाने के लिए सरकारों का सहयोग और तमाम तरह के प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी बहुत सारी पहल की जा रही हैं। भले ही वो अब तक गांव-गांव, गली-गली तक पहुंची हो या ना पहुंची, गांव खेत खलिहान में पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन प्रयास और लोग पहल लगातार जारी रखे हुए हैं। और एक न एक दिन यह धरातल पर अगर पूरी तरीके से उतरता है तो आधुनिक कृषि और पारंपरिक कृषि के मतलब समन्वय के साथ इसमें बहुत अच्छा किया जा सकता है। और आपने जिक्र किया समस्याओं का, तो समस्या के रूप से किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या है, अगर हम बात बिहार की करें या कहीं की, भारतवर्ष के किसी राज्य की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में हम मंडी को देखते हैं। अच्छा, मंडी के अभाव में, जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, आज का MSP यानी कि सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP हम लोग बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज के डेट में 2389 रुपये।
और आज खरीद कितने में हो रही है धरातल पे? 1800 रुपये में हो रही है। 1900 रुपये में हो रही थी कुछ दिन पहले, आज 1800 हो गया है। कल को 1700 भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। तो आप देखिए 489 रुपये प्रति क्विंटल किसानों की हकमारी हो रही है। इससे किसानों की रीढ़ टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। मतलब प्रति क्विंटल 489 रुपये बहुत मायने रखता है। जी, मैं कह रहा हूँ कि बिहार में जो है अधिकतर जो किसान है वो छोटी जोत के हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि अगर क्विंटल पे 400 रुपये अगर किसानों को घाटा हो रहा है तो इसका मतलब है कि किसानों के पास अब बचा ही कुछ नहीं है ना, आमदनी कुछ है ही नहीं। अगर लागत की बात देखें तो लागत में बिहार में बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में भी सेम ही लागत होती है। उर्वरकों की जो प्राइस है वो भी सेम है, खेती बाड़ी की जो लागत है वो भी सेम है, डीजल पेट्रोल वो भी सेम है। तो इस तरीके से देखें तो हम किसानों की जो लागत है खेती करने में वो बराबर ही है बाकी स्टेटों के मुकाबले। तो ये बात सही है कि MSP नहीं होने से बिहार के किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप जो आधुनिक खेती करते हैं, मैंने देखा कि आप एक नकदी फसल भी उगा रखे हैं, आलू की खेती करते हैं आप, कुछ फलों की खेती करते हैं, पेड़ लगाए हैं आपने। तो आप जो है किसानों को क्या बताना चाहते हैं कि वो अगर अपनी छोटी सी जिनकी जोत कम है वो अपनी कम जोत में ज़्यादा मुनाफा कैसे ला सकें? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना अपना नज़रिया होता है खेती को लेकर के। जैसे कि हर विषय वस्तु को लेकर के सबका अपना अपना थॉट होता है, अपना थॉट प्रोसेस होता है, अपनी अपनी नज़रिया होती है। तो सबसे अगर मेरी बात की जाए तो मैं कहूँगा कि खेती के साथ साथ अगर किसान सबसे छोटी जोत का भी है तो गाय जरूर पाले। जी, जैसा कि आप देखे होंगे गांव में हर दरवाजे पे एक गाय जरूर रखी जाती है। अगर बहुत छोटा किसान है तो एक गाय रखेगा, अगर थोड़ा संभ्रांत है तो 2 गाय रखेगा, और थोड़ा संपन्न लोग हैं तो 10 गाय भी रखते हैं। तो एक तो आपकी छमाही खेती, गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एक जरिया इनकम का, थोड़ा बहुत इनकम इधर से आ गया। थोड़ा बहुत आप गाय का दूध, अगर आपका छोटा परिवार है और एक गाय 6 लीटर दूध दे रही है तो 2 लीटर में परिवार का काम चल जाता है। 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम, तो बचा 4 लीटर। 4 लीटर सुबह और 4 लीटर शाम। 8 लीटर आपने दूध बेच दिया। तो दूध का गांव में अगर कीमत देखा जाए, गांव में शुद्धतम, गांव में तो हर चीज़ देखिए शुद्ध मिल जाएगा आपको, आपके पास हो या ना हो, अगल बगल कहीं से भी अगर आप उपलब्ध कराना चाहें तो हर चीज़, सब्जी हो, दूध हो, हर चीज़ शुद्ध मिल जाएगा। तो शुद्ध दूध अगर आप खोजेंगे तो 30 रुपया प्रति किलो, कम से कम 30 रुपया प्रति किलो आपको दूध भी बेच लेंगे। 8 किलो का कुछ निकल गया 240 रुपये, वो निकल गया। फिर आप आ जाइए, जैसा आपने जिक्र किया आलू की खेती, यहाँ पे किसी के भी खेत में चले जाइए, किसान छोटा हो या बड़ा, वो अपने साल भर खाने के लिए आलू उगाता ही उगाता है। जी, आलू का व्यापार वो भरसक ना करे, लेकिन आलू अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के खर्च के लिए साल भर की आलू की खर्ची वो उसका प्रबंधन करता है। अब चाहे वो 1 बिस्सा आलू हो या 2 बिस्सा हो, जिस हिसाब से परिवार है उस हिसाब से आलू की खरीदी और बेची नहीं होती है, लेकिन आलू उपजाया हर कोई करता है। आलू उपजाता है अपने साल भर के खर्च के लिए, आलू उपजाता है। एक आलू हो गया, एक हो गया पशुधन हो गया, मतलब गाय। अब आते हैं बकरी पे। 4 बकरी भी रखते हैं तो 1 साल में या 2 साल में अगर वो बकरी आपकी तैयार हो जाएगी, तो बच्चा देने वाली बकरी है तो ठीक है, अगर वो उसके माध्यम से प्रजनन हुआ तो वो आपको अतिरिक्त लाभ है। अगर 4 की ही बात करते हैं तो 2 साल में आपको आज के डेट में वो भी अच्छा इनकम दे सकता है। मैं बहुत बड़ी चीज़ों की बात नहीं करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आधुनिक खेती, किस तरीके से हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़।
छोटा छोटा प्रयास। उसमें लागत भी 4 बकरियों का लागत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको हर चीज़ पता है। तो एक बकरी हो गई, एक छोटा सा तालाब रखवाइए, 2 बिस्से का ही हो, मैं ये नहीं कहता कि 1 एकड़ में खुदवाइए, 2 बिस्से का ही हो, 5 बिस्से का ही हो, लेकिन एक छोटा सा तालाब रखवाइए जिसमें कि छमाही या सालाना मछली निकल जाए, मछली पालन हो सके। ऐसी कई वैरायटी है मछलियों की, आप जानते हैं, जैसे कि प्यासी हो गया, प्यासी मछलियों की कुछ वैरायटी, कुछ मांगुर हो गया, मांगुर में कई वैरायटी है जिसको हम छमाही या सालाना हम लोग उसका जो है उत्पादन कर सकते हैं मछली का। तो इस तरीके से हो गया, एक हो गया गाय, दूसरी हो गई बकरी, तीसरा हो गया आलू। आलू के साथ और भी चीज़ें, प्याज, लहसुन, अजवाइन, इन सब चीज़ों की छोटी छोटी खेती करके हम थोड़ा बहुत ये सब मसाले जो हैं घर के खर्च बचा सकते हैं। घर के खर्च बचा सकते हैं, और ज़्यादा हुआ तो अतिरिक्त हुआ तो इसका भाव हमेशा मिलता है। अजवाइन का भाव कहीं कम नहीं है। आप जाके मार्केट में अगर अजवाइन को बेचना चाहें, मंगरेल भी आपके यहाँ हो सकता है, अजवाइन भी हो सकता है, इन सब चीज़ों को आप करके बेच सकते हैं। हल्दी आपके यहाँ होता है जी। आप चाहें तो, अगर अदरक का नहीं बता सकता, लेकिन अगर क्लाइमेट अनुकूल हो तो अदरक भी हो सकता है। हल्दी की गांठें तो हम लोगों ने देखा है दादाजी उगाते थे इन सब चीज़ों। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही पेड़ की, जी, आपने फल का जिक्र किया था। तो फल में देखिए पपीते का इस समय खेती काफ़ी ट्रेंडिंग है। अच्छा। पपीता एक बहुत ही पौष्टिक फल माना जाता है, बहुत तरह की बीमारियों के लिए वो रामबाण, और मांग भी है मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है पपीते की। अगर पपीते की हम लोग खेती करते हैं तो देखिए हर किसान के पास ऐसी ज़मीन है, जैसे कि आप अगल बगल भी देख सकते हैं अपने आसपास, आपके पास स्वयं और हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो कि बेकार पड़ी हैं। जी। तो उस पर हम लोग उसका प्रबंधन करके पपीते को हम लोग ट्रायल प्रोडक्ट्स में मतलब उसका ट्रायल करने के लिए हम लोग उसका एक शुरुआत कर सकते हैं, छोटा शुरुआत, ताकि उसको देखा जाए कि साल में उसका क्या उत्पादन क्या है, उसका लागत क्या है, उन सब चीज़ों में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो एक तो पपीता हो गया, आम हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी धरती पर जो फल हो सकते हैं और बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। उन फलों को हम अपने बाग में, बगीचों में लगा सकते हैं, उसका मतलब लाभ कमा सकता है। हाँ, उसको लाभ का जरिया बना। तो बिहार में अगर हम देखें, बिहार की बात छोड़ी, कैमूर की बात करते हैं। कैमूर एक पर्यटन स्थल के अलावा एक बढ़िया, जो बिहार का धान का कटोरा जो बोला जाता है, कैमूर उस जिले में आता है, कैमूर और रोहतास। तो कैमूर और रोहतास में धान की खेती बहुत बढ़िया होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मंडी ना होने की वजह से बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो छोटी जोत के हैं, जिनके पास उतनी लागत, उतना उपज नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा बेच के अपने आमदनी बना सकें। तो मंडी के क्या यहाँ पे, मतलब आप लोगों ने कभी मांग नहीं की मंडी को लेकर, या फिर सरकार सुन नहीं रही है, आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है? देखिए मंडी की जहाँ तक बात है और एमएसपी की बात है, एमएसपी और मंडी बिहार राज्य में 2005 में आसपास, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा, 2005 के आसपास मंडी कानून को स्थायी रूप से बंद कर दिया। उसकी जगह पे लाया गया था पैक्स लाया गया था, सहकारी समिति लाया गया, पैक्स को लाया गया था। लेकिन पैक्स में अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो अगर एक गांव की ही बात कर लें तो पैक्स में मुझे लगता है कि 25% किसान भी पैक्स को अपना फसल नहीं बेच पाते। क्यों? क्योंकि उसका एक मानक है, एक उसका क्षमता है, वो तय किया गया लिमिट, जो सीमा तय किया गया है कि एक पैक्स इतना टन खरीद कर सकता है। अच्छा। और जबकि आमतौर पर देखा जाए तो एक एक गांव में हजारों टन फसल होते हैं किसानों के पास, चाहे धान हो, गेहूँ हो,
दलहन तिलहन की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन धान और गेहूं की समुचित खरीदी पैक्स के माध्यम से संभव नहीं है, ज़मीनी हकीकत है। और इस बात का जो एमएसपी, ये तो मंडी की बात हो गई, मंडी की जगह पे पैक्स लाया गया। और रही बात एमएसपी की, आपने एमएसपी का भी जिक्र किया था, तो एमएसपी के लिए जिम्मेदार हम और आप ही हैं, और कोई अलग से नहीं जिम्मेदार, क्योंकि लोग जिस एजेंडे को लेकर के सरकार को अपना मैंडेट देते हैं, अपना एजेंडा रखते हैं, और उसी एजेंडे पर सरकार को मैंडेट देते हैं, अपना वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, तब जा कर के उस पर बात होती है और वो चीज़ें पूरी की जाती हैं। तो यहाँ एमएसपी को किसी को नहीं पड़ी है। यहाँ जात की पड़ी है, यहाँ धर्म की पड़ी है। यहाँ जात और धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ एमएसपी को कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ धर्म की बात होगी, जात की बात होगी, कौन सिंगापुर गया, कौन लंदन में घूम रहा है, किस सेलिब्रिटी के बच्चा हुआ है, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। किसानों की आमदनी, किसानों को व्यवस्थित करना सरकार भी नहीं चाहती है, और उसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रपोजल ही नहीं रखा, कभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। प्रशांत किशोर बोलते हैं ये बात कि बिहार के लोग अपनी समस्याओं के अलावा, समस्याओं को छोड़ दीजिए, उनकी एजेंडे में समस्या उनकी है ही नहीं, वो बकैती करते हैं। प्रशांत किशोर ये बात कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोला है उन्होंने। बहुत अच्छा उदाहरण भी दे दिया मेरे दिमाग में। देखिए, प्रशांत किशोर जी का नाम नहीं था, आपने देखिए उतना अच्छा और उतना अच्छा विजन लेकर के प्रशांत किशोर बिहार में आए। और प्रशांत किशोर कोई आम नाम नहीं है, भले ही वो राजनैतिक रूप से पहली बार सक्रिय हुए हैं, लेकिन कई राजनैतिक पार्टियों का भविष्य उन्होंने बनाया है, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से गोविंद जी। तो प्रशांत किशोर कई राजनैतिक दलों का, कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दलों का जो है राजनैतिक गुरु रह चुके हैं। उनके दिशा निर्देश पर चुनाव लड़े जाते थे। मोदी जी पहली बार चुनाव जीते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी जी का जब पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए थे, पहली बार 2014 की भारतीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे, तो उसके अहम रणनीतिकार और स्ट्रेटेजिस्ट जो है प्रशांत किशोर जी थे। इतने बड़े आदमी का बिहार में देखिए मजाक कैसे बनाया गया, एक भी सीट नहीं निकली। और उनका एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा था बेरोजगारी, पलायन, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पतालों का जो है सशक्तिकरण और संसाधनों का आधुनिकीकरण। ऐसे आदमी का बिहार ने देखा आपने, एकदम ताज़ा उदाहरण है कि बिहार ने किस प्रकार से मजाक बनाया। और इससे क्या आप समझते हैं? किसी को उन चीज़ों की नहीं पड़ी। लालू यादव के दीवाने पूरे यादव हैं, किसी और नेता का मतलब किसी और जात की, मतलब सब लोग अपने अपने जात के। लालू यादव की ही नाम लेने का मतलब कोई ऐसा नहीं है, मतलब मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति का, हर एक बिरादरी जो है, जिस बिरादरी का नेता है, उस बिरादरी के लोग सब उसके लिए पागल हैं। चाहे भले ही वो कैसा हो, उससे मतलब नहीं है। उससे कोई फ़ायदा हो, उसका कोई विजन हो ना हो, कोई उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, कुछ नहीं। बस हमारी जात का है तो बस हमारी जात और जमात। बिहार में यही चल ही रहा है, जात जमात। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, आधारभूत समस्याएं हैं, उस पर कोई बात नहीं। आपने देखा प्रशांत किशोर के साथ क्या हुआ? बिल्कुल, ये ताज़ा तरीन उदाहरण है आपके सामने। अब हम बात करते हैं कि कैमूर क्षेत्र में, जैसे आप किसान हैं, किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है किसानों को। बेसिकली कैमूर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कैमूर को। एक पठारी हो गया, जो बहुत सुंदर पहाड़ है, झरने हैं आपके पास, मंदिर है। एक हो गया मैदानी भाग, जहाँ पे खेती बहुत ही अच्छी होती है। तो हमें
इसमें आपको नहीं लगता कि सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पर्यटन क्षेत्र विकसित करे, अपना वहाँ तक पहुँच बनाए, ताकि लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिले। कुछ ना कुछ आदमी रोज़गार कर सकता है। एक सर्किट बनाया जा सकता है यहाँ पे, जो बनारस से सीधे कैमूर पहाड़ी और मुंडेश्वरी धाम तक जा सके। क्या इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं लगती कि होनी चाहिए कैमूर में? गोविंद जी, अगर जिस तरह से आपकी बात जहन में सब बातें चल रही हैं, अगर यही बात जो आप हमसे पूछ रहे हैं, अगर हमारे भी जनप्रतिनिधि लोकसभा में और राज्यसभा में और विधानसभा में बैठ के इन सब बातों को अगर कहते, इन प्रस्तावों को अगर लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में प्रस्तुत करते, हम लोगों को बहुत खुशी होती। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का, कभी आज तक किसी ने इन सब बातों पे आवाज़ नहीं उठाई। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, कैमूर और पर्यटन। कैमूर में अनंत संभावनाएं हैं पर्यटन का। आप सोचिए, माँ मुंडेश्वरी देवी धाम जैसे विश्व में प्राचीनतम, विश्व के प्राचीनतम हाँ, हिंदू मंदिर, धार्मिक मतलब धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। और ये पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण और तमाम रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं कि आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि वास्तविक रूप से ये मंदिर कितना प्राचीन है। वैज्ञानिक भी इसमें सफलता नहीं हासिल कर पाए हैं। तो इतना प्राचीन मंदिर होते हुए और इतनी बड़ी प्राचीन विरासत होते हुए कैमूर को पर्यटन के रूप में अगर इतना विकसित ना हुआ हो, तो उसके जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि और कोई नहीं है। होना तो ये चाहिए, तमाम वाटरफॉल, जैसे आप नाम अगर आपको बताऊं मैं तो करमचट, और एक और है जगदहवा बांध, और ये माँ मुंडेश्वरी देवी धाम, और उसके बगल में हरसू ब्रह्म है, और शेरगढ़ का किला है, रोहतासगढ़ का किला है, सोन वैली है, ऐसे तमाम नाम हैं। करकटगढ़ है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी वहाँ पे पिछली बार, अभी विधानसभा चुनाव से पहले अभी उनका दौरा हुआ था। अभी वो धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, उस वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। इन सब जगहों को अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से इनका पुनरुद्धार किया जाए, इनका सशक्तिकरण किया जाए, तो मैं तो ये मानता हूँ कि बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के सैलानी कैमूर की तरफ रुख करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर्यटन के दृष्टिकोण से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भी संभावनाएं, रोजगार की, विकास की और भी संभावनाएं पैदा हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जिस प्रकार से आपके बगल में मिर्ज़ापुर में, काशी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का जो धाम है, और जिस तरीके से उनका पुनरुद्धार किया गया, उसके बाद यहाँ पे विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी है, उनके धाम में जो काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसको रेनोवेशन का काम चल रहा है। इस तरीके से माँ मुंडेश्वरी का भी विकास अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो बहुत सारी संभावनाएं, रोपवे है, रेल लाइन है, रोडवेज है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। जैसे माँ मुंडेश्वरी में कोई सुविधा ना होने के बावजूद भी पूरे बिहार ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग आते हैं। कुछ दिन पहले मैं बताना चाहता हूँ कि माँ मुंडेश्वरी धाम मंदिर का दर्शन करने कंतारा मूवी के जो हीरो हैं, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आए थे दर्शन करने माँ मुंडेश्वरी के धाम। आप देख सकते हैं, उनके प्रोफाइल पे भी ये पिक्चर लगी हुई है, अभी आप उनके इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं। हालांकि विषय अंतर हो गया है, लेकिन हम दोबारा से टॉपिक पे आते हैं, खेती। तो अच्छा, मुझे बताइए कि हाल के दिनों में जैसे आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से बहुत सारे किसानों की फसलें तबाह हो गई।
अभी हम हाल फिलहाल के आपके इलाके की बात करें तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी खड़ी फसल ज़मीन पे लेट गई है, बहुत नुकसान हुआ है किसानों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे न सरकार ध्यान दे रही है, न प्रशासन ध्यान दिया है, न कोई गिरदावरी कराने भी आया यहाँ पे कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। इस टाइप की चीज़ें नहीं हुई हैं, तो आप लोग अपने तरीके से कुछ उठाए नहीं इस चीज़ों को लेकर? देखिए गोविंद जी, पहले क्या है कि किसान एक ऐसा खिलौना है कि उससे कभी प्रकृति खेलती है और कभी राजनीति। क्या बात। क्योंकि देखिए, किसान किसान करते करते किसान रटते रटते बहुत सारे लोग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो राजसी सुख प्राप्त होता है और उसकी अनुभूति होती है, तो किसान की समस्याओं को वही पीछे छोड़ जाओ। संसद की दहलीज पर ही छोड़ करके और विधानसभा की दहलीज पर ही छोड़ करके वो अंदर जाते हैं और शपथ लेते हैं। और यहाँ पे तो मैं कहूँगा गोविंद जी कि राजनीति सेवा का विषय नहीं रह गई है। राजनीति भोग और विलास का पर्याय बन के रह चुका है। आज के डेट में कोई भी नेता बनना चाहता है तो सेवा की भावना हृदय में रख करके नहीं। पहले के लोग थे, बहुत सारे लोग थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग वो राजसी सुख के भोग और विलास के लिए राजनीति में आते हैं और लूट मचाने के लिए, इस तंत्र को लूटने, खसोटने और इसका बलात्कार करने के लिए वो राजनीति में आते हैं, न कि वो सेवा का माध्यम बनना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, क्योंकि नाम लेना थोड़ा हल्कापन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि राजनीति को सेवा का जरिया ना मान करके भोग और विलास का जरिया समझते हैं। ठीक है, ये थे विशाल विक्रम सिंह, एक युवा किसान, एक कह सकते हैं कि आधुनिक किसान के रूप में ये अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा खेती करते हैं, अच्छा मुनाफा है। बाकी किसानों को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। खेती के मामले में तो और भी हालत ख़राब है बिहार की। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते रहिए बिहार चौपाल।